हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची केशरवानी आज आपको पढ़ाऊंगी जीव विज्ञान कक्षा 11वीं, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं अध्याय 20, जिसमें है प्रचलन और गति, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन क्या होता है और गति क्या होता है, इसके अलावा हम लोग इसमें देखेंगे अस्थि, उपास्थि, रेखी, पेशियाँ, कंकाल तंत्र जो है, कंकाल तंत्र कैसे होता है जिससे हम लोग गति करते, प्रचलन करते, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। गति क्या होता है? गति एक, जैसे कि हम लोग इससे पहले पढ़े उत्सर्जन की क्रिया पढ़े, है ना, उसके साथ श्वसन की क्रिया पढ़े, प्रजनन की क्रिया पढ़े। उसी प्रकार जो गति है और प्रचलन है वो भी क्या है, हमारे जीवन का आवश्यक लक्षण है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी सारी जैविक क्रियाएं, ये भी जैविक क्रियाएं के अंतर्गत आती है। किसी एक स्थान से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में किसी जीव के संपूर्ण शरीर का स्थानांतरण क्या कहलाता है? प्रचलन। प्रचलन और गति दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन क्या होता है कि पूरा बॉडी, जितना संपूर्ण भार है उस जीव का, वो संपूर्ण भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं प्रचलन। क्लियर? जबकि शरीर को स्थिर रखकर किसी भी अंग या अंगों की स्थिति में उसके स्थित होने की दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक, जैसे कि अब एक स्थान पर स्थिर खड़ा है, कोई भी जीव है वो एक स्थान पर स्थिर खड़ा है, जस्ट लाइक मैं। देखो ये क्या है, मैं खड़ी हूँ लेकिन मैं अपने एक अंग को, जैसे कि हाथ को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही हूँ, हिला दी हूँ, डुला दी हूँ, इधर उधर कर दी हूँ, एक दिशा से दूसरी दिशा में, ये क्या होगा? गति होगा। ठीक है, ये क्या होगा? गति होगा। लेकिन मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ से चलकर अगर इस स्थान पर पहुँच जाती हूँ, ठीक है, तो इस स्थान से इस स्थान पर पूरा संपूर्ण शरीर मेरा गया, उसको बोलेंगे हम लोग प्रचलन। क्लियर? गति और प्रचलन में अंतर समझ में आ गया। अंगों का एक दिशा से दूसरी दिशा में उसकी स्थिति का परिवर्तन गति कहलाता है, और संपूर्ण जीव शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाना प्रचलन कहलाता है। चलना, टहलना, रेंगना, दौड़ना, उड़ना क्या है? प्रचलन के उदाहरण है। कुछ निम्न श्रेणी के जंतु जैसे कि स्पंज, कोरल को छोड़कर सभी प्राणियों में प्रचलन की क्रिया होती है। कुछ स्पंज होते हैं और कोरल जो होते हैं वो निम्न वर्गीय जंतु में आते हैं, निम्न वर्गीय श्रेणी में आते हैं, तो इनमें क्या होता है? प्रचलन नहीं होता है। बाकी सारे जंतुओं में प्रचलन की क्रिया होती है। हृदय में, फेफड़े में, जैसे फेफड़ों में होता है ना फूलना, संकुचन और शिथिलन की क्रिया जो होती है हृदय में होता है। भोजन करते तो हम लोग का जबड़ा जो होता है, दांतें जो होती है, उनसे जबड़ों का हिलना डुलना जो होता है, बोलना, खाना, जीवा का इधर उधर होना, नेत्र के गोलक का आगे पीछे होना, हम लोग को जो आँख का जो गोलक दिख रहा है वो इधर उधर होता है। ठीक है, पलकों का हिलना, आहार नाल में क्रमानुकुंचन गति आदि क्या है? इनके उदाहरण है गति के। प्राणियों में प्रचलन का महत्व क्या है? प्रचलन की प्रक्रिया जो होती है वो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं। इस क्षमता के बचाव की आवश्यकता की स्थिति में जंतु शत्रुओं से, देखो अगर कोई शत्रु आ रहा है शिकार करने, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रचलन करके क्या कर सकते हैं? अपना बचाव कर सकते हैं। प्रचलन के कारण जीव भोजन और जल की खोज में अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेता है। उसके बाद क्या होता है? प्रजनन है तो अपने साथी तक पहुँचता है। इसके साथ साथ जीव अपने अंडों, बच्चों और आवश्यकता अनुसार इस समुचित स्थान पर व्यवस्था करता है। ठीक है, अकशेरुक प्राणियों में प्रचलन कौन कौन से है? जैसे कि प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इसमें कोई प्रचलन अंग है कूटपाद, कसाभिका, पच्च और मायोनिम। पोरीफेरा में स्काएफा ग्रेंथिया सेडेंटरी प्रकार का प्रचलन अंग होता है। इसमें सिलेंट्रेटा में आता है हाइड्रा, स्पर्शक, आधारीय बिंब एवं पेशिया। मोलास्का में आता है यूनियो और पाइला, इसमें क्या आता है? स्पर्शक और पाद। एनालिडा में आता है जोक, फेरिटिमा नेरिस, इसमें आता है चूसक, चीटी और पैरापोडिया। आर्थ्रोपोडा में आता है आपका मक्खी, आर्थ्रोपोडस में जीव में मक्खी जिसमें संघित उपांग होते हैं। और इकाइनोडर्मेटा में होता है एस्टीरियास, नालपाद युक्त अथवा नालपाद रहित भुजाएं। मनुष्य में प्रचलन तथा गति। मनुष्य जो है सबसे विकसित स्तनी माना जाता है, वेल डेवलप्ड जीव है, वेल डेवलप्ड एनिमल है, जिसमें क्या होता है? प्रचलन कंकालीय पेशियों एवं कंकाल तंत्र तथा इनकी संधियों की क्रियाशीलता के फलस्वरूप होता है। कंकाल तंत्र क्या होता है? हड्डियों और पेशियों का बना हुआ एक समूहित रूप को बोलते हैं कंकाल तंत्र। ठीक है, कंकाल तंत्र में क्या होता है? इनमें ज्वाइंट पाया जाता है, जुड़ा हुआ होता है, जैसे हड्डियाँ, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे ज्वाइंट है, पैरों में ज्वाइंट है, तो इनके माध्यम से प्रचलन की क्रिया होती है। इनकी क्रियाशीलता के कारण
इनमें प्रचलन पेशियों तथा कंकाल तंत्र की गति के समन्वय के फलस्वरूप होता है। मैंने बताया अभी पेशियों और कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। मानव कंकाल तंत्र में जोड़ पाए जाते हैं जो अलग अलग विभिन्न भागों को पेशियों से संकुचित और शिथिलन द्वारा हिलाता है, हिलाया डुलाया जा सकता है। ठीक है, कंकाल के हिलने डुलने के कारण इससे संबंधित अंगों में हिलने डुलने की क्रिया होती है जो कि ऐच्छिक और अनैच्छिक गति को प्रचलन को संभव बनाती है। क्या करती है? ऐच्छिक गति और अनैच्छिक गति और प्रचलन को संभव बनाती है। कंकाल तंत्र से संबंधित पेशियों को जिनकी सक्रियता से गति और प्रचलन होता है कंकाली पेशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? कंकाल तंत्र जो होता है उससे संबंधित जो पेशियां होती है अगर उनमें सक्रियता होती है, उनमें एक्टिवेशन होता है तो वो गति और प्रचलन होता है, ये कंकाली पेशियां कहा जाता है। इन पेशियों पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है। इनमें किसका नियंत्रण होता है? तंत्रिका तंत्र का। इसको रेगुलेट होकर मानव अंगों में गति, जब तंत्रिका तंत्र रेगुलेट होता है तो उनमें गति और प्रचलन होता है। कंकाल के अस्थि को गतिशील रखने में पेशियों की भूमिका दो श्रेणियों के अंतर्गत विभक्त किया गया है। पहला है संकोचन पेशी और दूसरा है प्रसारणी पेशी। पहला है कॉन्ट्रैक्टर मसल्स। इस प्रकार की पेशियां संकुचन द्वारा अस्थियों को हिलाकर, संकोचन पेशी में क्या होता है कि इस प्रकार के पेशियों में संकुचन द्वारा जो संकुचित होता है तो अस्थियों को हिलाकर उसकी स्थितियों में परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। फिर दूसरा है प्रसारणीय पेशी, रिलैक्सर मसल्स। इसमें क्या होता है? स्वयं के शिथिलन द्वारा अस्थि को अपने पुराने स्थान पर लाने का कार्य करती है। संकोचन पेशियां और प्रसारणी पेशियां एक दूसरे के विपरीत कार्य करके मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में गति एवं प्रचलन को संभव बनाती है। ठीक है, ये बॉडी मसल्स इन ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन में बॉडी का मसल्स कैसे दिखाई देता है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से? तो देखो इसमें क्या क्या पाया जाता है? मसल्स फाइबर्स होते हैं, एंडोमाइजियम होते हैं, इपेमाइजियम, पेरीमाइजियम, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर। इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे पढ़ते हैं। हमें मांसपेशियों में गति। मांसपेशियां क्या होती है? शिथिलन और संकुचन के कारण गति को सक्रिय करती है। इनके फलस्वरूप क्या होता है? 3 प्रकार की होती है, अरेखित, रेखित और हृदय पेशी उत्तक। क्या क्या होता है? अरेखित पेशी, रेखित पेशी और हृदय पेशी उत्तक। अरेखित पेशी को अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती है। इसमें उत्तक, आमाशय, आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, रुधिर वाहिनियां, श्वास नली इत्यादि के दीवारों में पाई जाती है। ये अनैच्छिक रूप से गति करती है, मतलब इन पेशियों में अपनी इच्छा का कोई कार्य नहीं कर सकते हम लोग। फिर है रेखित पेशियां। इनमें ऐच्छिक पेशियां या कंकाली पेशियां भी कहते हैं। इन पेशियों की क्रियाशीलता के कारण जंतु में गति होती है तथा ये कंकाल के संसर्ग में स्थित होता है। मांसपेशियों के प्रकार ये 3 प्रकार पाए जाते हैं। अरेखित पेशियों और अरेखित पेशियों में अंतर क्या होता है? अरेखित पेशियां जो होती है वो वाहिकाओं और आंतरिक अंगों में पाई जाती है, जबकि रेखित पेशियां जो होती है अस्थियों के संसर्ग में स्थित होती है। अरेखित पेशियां जो होती है इसकी कोशिकाएं तुर्क रूप फ्यूजिफॉर्म में होती हैं। ये क्या होती है? लंबी, बेलनाकार और शाखित होती हैं। अरेखित पेशियों में कोशिकीय एक केंद्रकीय होता है, कोशिकाएं जो होता है वो एक केंद्रकीय होता है, जबकि रेखित पेशिकाओं में जो कोशिकाएं होती है वो बहुकेंद्रकीय होता है। अरेखित पेशियों में सार्कोलेमा स्पष्ट परंतु अल्प मात्रा में होती है। अरेखित जो पेशियां होती है उसमें जो सार्कोलेमा होती है वो कैसा होता है? स्पष्ट होता है और अल्प मात्रा में होता है, जबकि रेखित पेशियों में सार्कोलेमा स्पष्ट और अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में होते हैं। अरेखित पेशियों में अंतर्विष्ट पट्टियां अनुपस्थित होती है, जबकि रेखित पेशियों में अंतर्विष्ट पट्टियां उपस्थित होती है। अरेखित पेशियां अनैच्छिक रूप से क्रियाशील होती है, जबकि रेखित पेशियां ऐच्छिक रूप से क्रियाशील होती है। अरेखित पेशियों में संकुचनशीलता धीरे धीरे कम तथा समय से होती है। इसमें संकुचनशीलता धीरे धीरे परंतु देर तक रहती है। अरेखित पेशियां स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि रेखित पेशियां जो होती है वो केंद्रीय कंकाल तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है। अरेखित पेशियों में केंद्रक कोशिका के मध्य स्थित होता है। जो केंद्रक होता है वो कोशिका के मध्य स्थित होता है, जबकि रेखित पेशियों में केंद्रक कोशिका के परिधीय भाग में स्थित होता है। मानव के अग्रबाहु के बाइसेप्स तथा ट्राइसेप्स की पेशियां किस प्रकार की दिखाई देती है? तो इस प्रकार की दिखाई देती है। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स यहाँ पे पाया जाता है। फिर है तीसरा प्रकार पेशियों का, हृदय पेशियां। हृदय पेशी जो होती है हृदय की दीवारों में पाए जाते हैं और धड़कनों का उत्पादन करते हैं। जो लिप डप का धड़कन हमको सुनाई देता है वो किसके द्वारा होता है? हृदय पेशियों के द्वारा होता है। हृदय पेशी में अस्थियां तो नहीं होती, ठीक है। इसमें यह क्या होता है? इसकी कोशिका जो होती है बेलनाकार होती है, एक केंद्रकीय होती है, रेखित और शाखान्वित होते हैं। कोशिकाओं के अंतिम भाग में
डिस्क पाया जाता है जिसके माध्यम से हृदय की धड़कनों के समय जब हृदय की धड़कन होती है उसके समय क्या होता है, सिग्नल का प्रसार होता है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। इस प्रकार की पेशीय ऊतक उन अंगों में होता है, इस प्रकार जो पेशीय ऊतक होता है वो किन अंगों में होता है, जिनमें इच्छित गति करने की क्षमता होती है। हृदय पेशियां केवल नाम से हृदय में पाई जाती है इसलिए इसको हृदय पेशियां बोलते हैं। यह अनैच्छिक पेशियों के जैसे कार्य करती है। उसके साथ साथ ये पेशियां जो होती है कई पतले पतले पेशी तंतुओं से बनती है मिलने से। ये तंतु जो होते हैं वो चारों तरफ से संयुक्त ऊतक के एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे पेरीमाइशियम कहते हैं। ये जो पेशीय तंतु होता है जो हृदय पेशियों का निर्माण करते हैं, जो समूह में जुड़कर उसके चारों ओर क्या पाया जाता है, संयुक्त ऊतक पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, पेरीमाइशियम कहते हैं। प्रत्येक पेशी में कई तंतु समूह पाए जाते हैं। प्रत्येक जो पेशी होती है उसमें कई तंतु समूह पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, एंडोमाइशियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोमाइशियम। एक पेशी के संयोजी ऊतक के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है। एक पेशी जो होता है उसके संयोजी ऊतक के चारों तरफ क्या पाया जाता है, चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, इपीमाइशियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इपीमाइशियम। पेशी उपास्थियों के आवरण पेरिकार्डियम से जुड़ी रहती है। पेशियां आवरणों में प्रवेश करके इनके आंतरिक रूप से जुड़ी रहती है और तंत्रिकीय, यांत्रिकीय, रासायनिक और विद्युतीय उद्दीपन को ग्रहण करके तेजी से सिकुड़ती है और फैलती है। इन पेशियों को आवश्यक पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और भोजन तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में एटीपी रुधिर वाहिनियों के द्वारा मिलता है। हृदय पेशी इस प्रकार की दिखाई देती है जिसमें ब्रांचिंग मसल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और क्या होता है, इंटरकलेक्टेड डिस्क होते हैं। क्या होते हैं, इंटरकलेक्टेड डिस्क, ये जो है। फिर है कंकाली पेशियों की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स। मानव शरीर में लगभग 639 कंकाली पेशियां पाई जाती है। कितने कंकाली पेशियां पाई जाती है, देखो हड्डियां कितनी होती है, हड्डियों की संख्या 206 और कंकाली पेशियों की संख्या होती है 639। ये पेशियां रेखित तंतुओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्ट्रिप्टेड मसल फाइबर्स की बनी होती है जो ऐच्छिक नियंत्रण में होती है। क्या होती है, ऐच्छिक नियंत्रण में होती है, वॉल्यूमेट्री कंट्रोल में होती है। ठीक है, हमारे शरीर के जोड़ों में होने वाली गतियां अस्थियों के ऊपर स्थित इन्हीं कंकाली पेशियों के संकुचन के कारण होती है। हमारे जो शरीर के जोड़ होते हैं, ये ज्वाइंट जो होते हैं, उनमें जो गति होती है वो अस्थियों के कंकाली पेशियों के संकुचन और संकुचन के माध्यम से होते हैं। संधि स्थल पर दो अस्थियां आपस में लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। ये जो संधि स्थल है, यहाँ पे देखो ज्वाइंट है तो यहाँ का हड्डी और यहाँ का हड्डी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, लिगामेंट के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। जबकि पेशियों में पेशियां एवं अस्थियां आपस में टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है। ये तो हड्डियों की बात हो गई कि दो हड्डियां आपस में किससे जुड़ी होती है, तो लिगामेंट से जुड़ी होती है। लेकिन पेशियां और हड्डियां आपस में टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है। टेंडन जो होता है श्वेत रेशेदार संयोजी ऊतकों का बना हुआ होता है। ये तंतु कोलेजन तंतु के फाइबर्स के बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कोलेजन तंतु के फाइबर से बने होते हैं। ये तंतु मजबूत होते हैं और आकस्मिक दबाव से आसानी से सहन कर लेते हैं। लेकिन जैसे अचानक से दबाव पड़ता है, गिरना विरना, तो ये क्या करता है, आसानी से सह लेता है। प्रत्येक कंकाली पेशियां या रेखित पेशी में अनेक पेशीय तंतु छोटे छोटे समानांतर गुच्छे या पुलों के रूप में एकत्रित रहते हैं। जितने भी कंकाली पेशियां होती हैं ये रेखित पेशी में होते हैं। रेखित पेशी के अनेक पेशी तंतु क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अनेक पेशी तंतु छोटे छोटे होते हैं और समानांतर गुच्छों या पुलों में एकत्रित होते हैं। गुच्छों और पुलों में प्रत्येक जो पुल होती है उसमें तंतु महीन एवं ढीले से संयोजी ऊतक एंडोमाइसियम पास में सटे होते हैं। पेशी के सारे पुल पेरीमाइसियम नामक संयोजी ऊतक द्वारा परस्पर बंधे होते हैं। जो पेशी होते हैं उनके जो सारे पुल होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, पेरीमाइसियम नामक संयोजी ऊतक द्वारा बंधे होते हैं। यह ऊतक जो होता है प्रत्येक पुल के चारों ओर एक आवरण भी बनाता है। प्रत्येक जो पुल होता है उसके चारों ओर एक आवरण बनाता है। पेशी के दोनों सिरों पर यही आवरण टेंडन्स के रूप में बढ़कर पेशी को हड्डियों से जोड़ता है। इसी कारण इन्हें क्या बोलते हैं, कंकाली पेशियां कहते हैं। इस प्रकार पेशियों का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो लंबी बेलनाकार अशाखित तंतु के समान होती है। प्रत्येक कोशिका की जो लंबाई होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई जो होती है 10 से 40 होती है। इन कोशिकाओं के चारों ओर एक आवरण होता है जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। इन जो कोशिकाएं होती है इनकी जो चारों ओर क्या होती है, एक आवरण होता है जिसको सार्कोलेमा कहते हैं, जो साल्मा कोशिका द्रव्य से भरा होता है। जो सार्कोलेमा होता है कोशिका द्रव्य से भरा होता है। इसके कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं।
कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुकेंद्रकीय होती हैं और उसके प्रत्येक केंद्रक जो होते हैं बहुकेंद्रकीय होने के साथ साथ इसके जो केंद्रक होते हैं वो चपटे और अंडाकार रूप में दिखाई देते हैं। एक कंकालित रेखित पेशी की संरचना इस प्रकार की दिखाई देती है। अब जो सार्कोप्लाज्म होता है, मतलब सार्कोलेमा जो होता है, उसके अंदर सार्कोप्लाज्म भरा होता है, उसमें बहुत सारे धागे के समान महीन पतले पतले एक दूसरे से समानांतर पेशी तंतु स्थित होते हैं। प्रत्येक पेशीय तंतु जो होती है वो सार्कोप्लाज्म की पतली परतों द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। इन्हीं तंतुओं के कारण ये पेशियां जो होती हैं फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। संरचनात्मक रूप से प्रत्येक तंतु में अनेक गाढ़ी तथा पतली हल्की पट्टियां पाई जाती है। जो प्रत्येक तंतु देखेंगे उनमें क्या होता है, गाढ़ी और हल्की पट्टियां होती है। ये पट्टियां एक के बाद एक स्थित होती है। क्या होती है, एक के बाद एक स्थित होती है। गहरे रंग वाली जो पट्टियां होती है ए बैंड तथा हल्के रंग वाली पट्टियों को आई बैंड कहते हैं। गहरे रंग का जो पट्टियां दिखाई देता है रेखित पेशियों में उसको ए बैंड बोलते हैं और जो हल्के रंग का पट्टियां दिखाई देता है उसको बोलते हैं आई बैंड। ए बैंड में क्या होता है, मायोसिन नामक प्रोटीन की छड़ें तथा आई बैंड में एकेटिन की छड़ें पाई जाती है। ए बैंड जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, मायोसिन का छड़ पाया जाता है, मायोसिन नामक प्रोटीन का छड़ होता है, जबकि आई बैंड में एकेटिन नामक छड़ पाया जाता है। इन पट्टियों के मध्य एक एक महीन आड़ी छड़ स्थित रहती है जिसे जेड रेखा कहते हैं। ये जो पट्टियां होती है उनमें एक एक महीन छड़ होता है आड़ी रूप में, उसको क्या बोलते हैं, जिसे जेड रेखा कहते हैं। इन्हीं बैंड्स के कारण यह पेशी रेखित दिखाई पड़ती है। दो क्रमिक जेड रेखाओं के मध्य स्थित भाग को पेशी खंड या सार्कोमेयर कहते हैं। अब ये तो हो गया, देखो ये बैंड हो गया, इस बैंड के बीच में ये पाया जाता है जेड बैंड बोलते हैं और इन जेड बैंड के मध्य में क्या होता है, पेशियों के मध्य में क्या होता है, स्थित भाग को सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर किसको बोलेंगे, ये देखो ये पेशियां हैं, ऐसे ऐसे पेशियां पाई जाती है, इसमें से कुछ मोटी होती है, इसको बोलेंगे ए बैंड बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई बैंड। अब इन दोनों के मध्य में ऐसे पतली पतली रेखाएं पाई जाती है जिसको बोलेंगे जेड बैंड और जेड बैंड के बीच में जो होता है उसको बोलेंगे सार्कोमियर। ठीक है, एक बहुपतली रेखा ए बैंड के मध्य जाती है जिसे एम रेखा कहते हैं। अब ये जो हो गया जेड रेखा के मध्य से एक पतली रेखा जाती है उसको बोलते हैं जेड एम बैंड। इस एम रेखा के दोनों तरफ ए बैंड का कुछ भाग अपेक्षाकृत हल्का दिखाई देता है। मतलब मान के चलो ये अगर ये इस प्रकार का जेड बैंड गया है तो इसमें क्या जाएगा, जेड बैंड के मध्य में एक पतली रेखा जाती है ये इस प्रकार का, तो दोनों तरफ दिखाई दिया, इसको बोलते हैं एम रेखा। ठीक है, जिसे एच क्षेत्र कहते हैं। अब ये दोनों, ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया, तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, एच क्षेत्र बोलेंगे, एच जोन कहते हैं। इस ऊतक की क्रियाशील संकुचन तथा शिथिलन पर आधारित होती है। बैंड्स पर स्थित एक्टिन उसके सार्कोमियर में उपस्थित मायोसिन ऊपर आ जाता है। जो बैंड में क्या होता है, जो सार्कोमियर होता है वो मायोसिन के ऊपर आ जाता है और एक्टिन का सिरा एक दूसरे एक्टिन के सिरे के ऊपर आ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, सार्कोमियर की जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है। एवं मायोफाइब्रिल्स भी संकुचित हो जाते हैं। विपरीत स्थिति में देखेंगे तो ये सार्कोमियर जो होता है वो शिथिल हो जाते हैं तथा पेशियां भी शिथिल होकर फैल जाती है। संकुचन एवं शिथिलन की जो प्रक्रिया होती है उसकी आवश्यक ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। जो संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया होती है उसके लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो एटीपी से प्राप्त होती है। हमारे शरीर के लगभग 40% भाग जो होते हैं वो इन्हीं पेशियों का बना होता है। शरीर में होने वाली समस्त गतियों तथा प्रचलन संबंधित क्रियाएं इन्हीं पेशियों की क्रियाशीलता के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। ए बैंड और आई बैंड में अंतर क्या होता है, ए बैंड जो होता है वो एक्टिन और मायोसिन तंतुओं का बना होता है, जबकि ये आई बैंड जो होता है वो सिर्फ एक्टिन का बना होता है। ए बैंड जो होता है वो गहरा रंग प्रदर्शित करता है, जबकि आई बैंड जो होता है हल्का रंग दर्शाता है। ए बैंड जो होता है उसके मध्य क्षेत्र में हल्के रंग का हेंसेन की रेखा एच क्षेत्र पाया जाता है, जबकि आई बैंड में गहरे रंग की क्राउस भित्ति या जेड रेखा पाया जाता है। एक्टिन और मायोसिन तंतुओं में क्या अंतर होता है, तो एक्टिन जो तंतुएं होती है वो आई बैंड में पाए जाते हैं तथा ए बैंड की ओर दर्शित होते हैं, जबकि मायोसिन तंतु जो होती है केवल ए बैंड में पाए जाते हैं। एक्टिन की तंतुएं क्या होती है, पतली होती है और इनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि मायोसिन की जो तंतुएं होती है वो मोटी होती है और इनका आकार 100 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। एक्टिन तंतुएं जो होती है मायोफाइब्रिल में 3000 एक्टिन तंतुएं पाई जाती है, जबकि मायोसिन में मायोफाइब्रिल में 1500 मायोसिन तंतु पाए जाते हैं। एक्टिन जो तंतु होती है इनका आणविक भार जो होता है वो 46,000 डाल्टन होता है, जबकि मायोसिन का तंतुओं का जो आणविक भार होता है 4,70,000 डाल्टन होता है।
एक्टिन तंतुओं में क्रॉस सेतु का अभाव होता है, जबकि मायोसिन तंतुओं में ये उपस्थित होते हैं। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। पेशियां जो होती है मुख्यतः मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन संकुचनशील प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जैसे एडीपी, एटीपी, टीटीपी, ऊर्जा के तत्कालिक स्रोत, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड या जो होते हैं उसके अपने संगठन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। पेशियों के प्रोटीन में एक्टिन एक पतला तंतु प्रोटीन होता है जो केवल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। पेशियों का जो प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है, एक्टिन का एक पतला तंतु होता है, प्रोटीन होता है जो केवल किसमें होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। मायोसिन भी जो होते हैं वो तंतुवत प्रोटीन होता है। मायोसिन में क्या होता है, तंतुवत प्रोटीन होता है जो कि 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। पेशियों में एटीपी का जलीय अपघटन एडीपी एवं अकार्बनिक फॉस्फेट में करता है। जो पेशियाँ होती है उसमें एटीपी का जो जलीय अपघटन होता है, जल में जो टूटता है वो एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट में करता है तथा पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। किसके लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है, पेशी तंतु के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया प्रकीर्ण की उपस्थिति के कारण संभव होता है, एंजाइम की उपस्थिति में ही पॉसिबल होता है। एक्टिन के साथ पतले तंतु के रूप में ट्रोपोमाइसिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। जहाँ पे एक्टिन होता है वहाँ पे पतले तंतु के रूप में क्या पाया जाता है, ट्रोपोमाइसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, उपस्थित होता है। ट्रोपोनिन जो होता है वो तंतुवत प्रोटीन के पेशी में एक्टिन और ट्रोपोमाइसिन के साथ पाया जाता है, जिसे प्रोटीन ग्लोब्यूलर अणु पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटीन ग्लोब्यूलर अणु पाए जाते हैं। ये सभी प्रोटीन संकुचनशीलता का गुण रखते हैं। किसका गुण रखते हैं, प्रोटीन संकुचनशीलता का गुण रखते हैं। इनके अणुओं में रासायनिक बंधों के बनने और बिगड़ने के कारण ही तंतु संकुचित या शिथिलित होते हैं। क्या होता है, जो अणु होता है उनमें रासायनिक बंध होने के कारण क्या होता है, बनने और बिगड़ने के कारण संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है। इन्हीं की सक्रियता के स्वरूप सार्कोमियर अर्थात पेशीय संकुचित और शिथिलित होता है और अपनी क्रियाशीलता का गुण बनाए रखता है। किसका गुण बनाए रखता है, अपनी क्रियाशीलता का गुण बनाए रखता है। पेशीय तंतु के प्रोटीन का नाम है मायोसिन। प्रोटीन का भार होगा 55 से 60%। प्रकृति और कार्य संकुचनशील या और संरचनीय। प्रोटीन का नाम है एक्टिन जो प्रोटीन का भार होता है 20, प्रकृति कार्य होता है संकुचनशील या संरचनीय। प्रोटीन का नाम होता है ट्रोपोनिन जो 3 से 5 होता है, जिसका प्रकृति क्या होता है, नियामक होता है। प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमायोसिन जो 4 से 5 होता है, जिसमें संकुचनशील का नियामक होता है। क्लियर। शारीरिक पेशियों के प्रकार। विभिन्न प्रकार की होने वाली गतियों के आधार पर पेशियां जो होती है निम्न प्रकार की होती है। फ्लेक्सर या आकोचनी, फ्लेक्सर बोलते हैं जिसको। ये क्या होता है, जिसमें जोड़ पर एक भाग को दूसरे भाग के ऊपर मोड़ती है। एक भाग जो होता है जैसे ये भाग है, इस भाग के दूसरे भाग के ऊपर मोड़ी, इसको बोलते हैं फ्लेक्सर या आकोचनी पेशी। उदाहरण है बाइसेप्स पेशियां जो पूर्व बाहु को उत्तर बाहु के ऊपर झुकाती है। जो पूर्व बाहु है उसको उत्तर बाहु, ये पूर्व बाहु है उसको उत्तर बाहु की ओर झुकाती है। फिर है प्रसारणीय एक्सटेनर पेशी। वे पेशियां जो शरीर के किसी भाग को फैलाती या सीधा करती है, प्रसारणीय पेशी कहलाती है। ये क्या करता है, एक जो फ्लेक्सर होता है उसके विपरीत कार्य करता है। फिर है अवतारिणी या प्रोनेटस पेशी। इस प्रकार की पेशियां जो होती है उपांगों को इस प्रकार से पीछे ले जाती है कि इनकी निचली सतह जो है समतल सतह पर आ जाए। जैसे पैर की पेशियां हथेली को नीचे की ओर, नीचे या पीछे की ओर घुमाना जो है, देखो ऐसा ये आपका हथेली है, इसको पीछे की ओर जो घुमा रहे हैं, ये हो गया प्रोनेशन का उदाहरण। फिर है सुपिनेटस। सुपिनेटस जो होता है ये प्रोनेटस की विपेक्षित पेशियां होती है, पैरों और हथेली को आगे या ऊपर की ओर लाता है। फिर है अपवर्तनीय अभिवर्तनीय पेशी। ये पेशियां जो शरीर के किसी भाग को अपने संकुचन से शरीर के अक्ष से दूर करती है, जो क्या कहता है, संकुचन के कारण अपने अक्ष से दूर करती है। वे पेशियां जो शरीर को किसी भाग को शरीर के अक्ष की ओर खींचती है। क्रमशः अपवर्तनीय और अभिवर्तनीय पेशी कहलाते हैं। अपवर्तन का आशय उठना और अभिवर्तन का आशय झुकना होता है। अपवर्तन का आशय क्या हो गया, उठना, और अभिवर्तन का आशय हो गया झुकना। जैसे कि हाथों को उठाकर कंधे से ऊपर की ओर ले जाना अपवर्तन है, और हाथों को ऊपर से नीचे के समीप लाना अभिवर्तन की क्रिया कहलाएगी। प्रोटेक्टर एवं रिट्रैक्टर पेशी। प्रोटेक्टर पेशी जो होते हैं वो सिर, निचला जबड़ा और जीभ को आगे की ओर खींचती है। यह प्रक्रिया प्रोटेक्शन कहलाती है, प्रोटेक्शन कहलाती है। जबकि रिट्रैक्टर जो होता है पेशी सिर, निचला जबड़ा तथा जीभ को पीछे की ओर ले जाती है, प्रक्रिया रिट्रैक्शन कहलाती है। दोनों पेशियां एक दूसरे के विपक्षी होती है। किसके विपक्षी होती है, एक दूसरे के। फिर है उन्नयन या एलिवेटर पेशियां।
उन्नयन या एलिवेटर पेशियां। इस प्रकार की पेशियां जो है शरीर के किसी भाग को ऊपर उठाने का कार्य करती है, जैसे मैसेटर पेशियां निचले जबड़े को ऊपर उठाकर मुख को बंद करती है। फिर है अवनमनी या डिप्रेशर पेशी। वे पेशियां जो एलिवेटर द्वारा ऊपर उठाए भाग को नीचे करने का कार्य करती है, अवनमनी पेशी कहलाती है, जैसे कि डिप्रेशर मैंडिबुलरिस निचले जबड़े के नीचे करके मुख को खोलती है। फिर है संकोचनी या कॉन्स्ट्रिक्टर पेशी। वे पेशियां जो शरीर के किसी छिद्र को सकरा करने का कार्य करती है, संकोचनी पेशी कहलाती है। फिर है घूर्णी। वे पेशियां जो शरीर के किसी भाग को घुमाती है, जैसे कि पेरीमाइसियस नामक पेशी फीमर अस्थि को घुमाती है। देखो ऐसे घूमता है ना फीमर जो होता है। फिर है डायलेटस। पेशियों का वह प्रकार जो किसी छिद्र को चौड़ा करने का कार्य करती है, डायलेटर पेशी कहलाती है। टिटेनस। जब पेशी तंतु को बार बार शीघ्र उद्दीपन या प्रवाहित किया जाए तब वह एक हद तक संकुचित अवस्था क्या कहलाती है, टिटेनस। इसके कारण क्या होता है, मृत्यु भी हो सकता है। फिर है पेशीय गति या कार्यकीय क्रियाविधि। पेशीय गति की क्रियाविधि की व्याख्या के लिए हक्सले नामक वैज्ञानिक ने फिसलन तंतु सिद्धांत सिल्डिंग फिलामेंट थ्योरी दिया। इसके आधार पर पेशियों में संकुचन या शिथिलन जो होता है वो किसी न किसी उद्दीपन के आवेग के कारण होता है, जिससे गति और प्रचलन की क्रिया संपादित होती है। हक्सले ने बताया कि रेखित पेशियों में सिकुड़ने में ए पट्टी जितनी की लंबाई तो उतनी ही बनी रहती है, परंतु इनके दोनों ओर की पट्टियों में अर्धांशों एवं एक्टिन की छड़ें जो होती है मायोसिन छड़ों के कंटक पर शीघ्रता पूर्व बनते बिगड़ते आढ़े रासायनिक सेतु बंधों या रेचेट्स की सहायता से सार्कोमियर के मध्य की ओर खिसक कर एम रेखा तक पहुंच जाते हैं। जो सार्कोमियर होती है उसके सार्कोमियर के मध्य जो की ओर जो खिसक कर क्या होती है, एम रेखा तक पहुंच जाती है, या यहाँ पर इनके सिरे जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस तरह पेशी खंडों के छोटे हो जाने से पेशी तंतु सिकुड़ते हैं। प्रेरणा एक स्थान से प्रारंभ होकर पेशी तंतु में दोनों ओर आकुंचन की लहर दौड़ जाती है, लेकिन आकुंचन जो होता है जो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है और उसी दिशा में होता है जिस दिशा में संबंधित पेशी किसी अचल हड्डी से जुड़ी होती है। जहाँ पर अचल हड्डी, जहाँ पे स्थित जो हड्डी होता है, स्थिर हड्डी, उससे जो पेशी जुड़ी होती है उसी में आकुंचन होता है और जिसका प्रवाह क्या होता है, एक दिशा प्रवाह होता है। अधिकतम आकुंचन में दोनों ओर जेड रेखाएं जो होती है ए पट्टियों के मायोसिन छड़ों में छूने लगती हैं, अर्थात पट्टियां तथा एच क्षेत्र अंतर्ध्यान हो जाते हैं और पेशी तंतु की लंबाई घटकर 2/3 रह जाती है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक सार्कोमियर जो होती है, प्रत्येक जो सार्कोमियर मायोसिन की जो छड़ें होती है 2/3 में फैली रहती हैं। शिथिलन की अवस्था के समय एक्टिन एवं मायोसिन की छड़ों को जोड़ने से जो बंद होते हैं वो खुल जाते हैं। अतः प्रत्येक पेशी खंड की सभी एक्टिन छड़ें पुनः अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त कर लेती है। पेशी संकुचन के समय एटीपी जो होता है ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है तथा इससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का व्यय होता है। पेशी तंतु जब उत्तेजित होता है, एक्टिव होता है, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Ca+ आयन सार्कोप्लाज्म में मुक्त होते हैं। एक्टिन की जो छड़ें होती है वो टोपोनिन प्रोटीन Ca2+ आयनों की उपस्थिति से इन छड़ों को सक्रिय बना देती है। इसी समय जो मायोसिन होता है वो एटीपीएज प्रकीर्ण सक्रिय होकर एटीपी का जलीय अपघटन एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट में कर देता है तथा इस क्रम में ऊर्जा जो होती है वो विमुक्त होती है। एटीपी से H2O जब क्रिया करता है तो ADP+ IP+ एनर्जी का मुक्तिकरण होता है। मायोसिन एवं एक्टिन तंतुओं की परासंरचना इस प्रकार से दिखाई देती है। यह मायोसिन फिलामेंट इस प्रकार से दिखाई देता है और एक्टिन फिलामेंट इस प्रकार का दिखाई देता है। क्लियर? एटीपी की जो ऊर्जा होती है वो मायोसिन छड़ों पर उभरे कंटक एक्टिन छड़ों के संयोजित होकर एक्टिनोमायोसिन के सेतु बंध बनाते हैं। देखो मायोसिन में जो कंटक है उससे क्या होता है, वो जुड़ जाता है। मायोसिन जो होता है, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर जो कंटक होता है वो किससे जुड़ जाता है, एक्टिन की छड़ों से जुड़ जाता है और एक्टोमायोसिन के सेतु बंध से बनाते हैं, जिससे क्या होते हैं अपने लचीले जोड़ों पर एम पंक्ति की ओर झुक जाते हैं। किससे झुक जाते हैं, एम पंक्ति की ओर झुक जाते हैं। इसमें एक्टिन की जो छड़ें होती है एम पंक्ति की ओर खिंच जाती है। ऐसी स्थिति में सार्कोमियर जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और पेशी तंतु में संकुचित हो जाते हैं। पेशियों की इस क्रियाविधि के क्षण को विस्पर प्रक्रिया फिलामेंट सील्डिंग मैकेनिज्म कहा जाता है। उपयुक्त अभिक्रिया के तुरंत बाद कैल्शियम जो होता है वो वापस अंतर्द्रव्य जाल में पंप कर दिखाई दिए जाते हैं।
पंप कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया भी एटीपी द्वारा विमुक्त किए गए, यह प्रक्रिया किसके द्वारा होते हैं? एटीपी के द्वारा विमुक्त किए गए ऊर्जा के कारण ही संभव हो पाता है। Ca2+ आयनों के वापस अंतःप्रद्रवी जाल में लौटते ट्रोपोनिन एक्टिन छड़ों को फिर से निष्क्रिय बना देती है, जिससे क्या होते हैं, जो सेतु बंध होते हैं वो खुल जाते हैं। फलतः एक्टिन की छड़ें वापस अपने यथास्थान पर पहुंच जाती हैं। पेशियों का शिथिलन हो जाता है, पेशियां जो होती है वो शिथिलित हो जाती है। मृत्यु के बाद एटीपी के न बनने और उसके द्वारा ऊर्जा विमुक्त नहीं करने के कारण क्या होता है, Ca जो आयन होते हैं वो सार्कोप्लाज्मिक जाल नहीं बना सकते, जिससे के कारण जो पेशियां होती है वो सिकुड़ी हुई अर्थात संकुचित रह जाती है और शरीर क्या होता है, अखड़ा का अखड़ा रह जाता है। मतलब जो सार्कोप्लाज्म होता है वो क्रियाशील नहीं हो पाता। एक बात खत्म। इससे क्या होता है, जो मृत्यु हो जाती है, जिस जंतु का मृत्यु हो जाता है, जो शरीर जैसा रहता है वैसा ही का वैसा ही रह जाता है। ठीक है, शरीर अकड़ा रह जाता है, जिसे मृत्यु जकांठी रिजर मोर्टिस कहते हैं। कभी कभी तंत्रिकीय प्रेरणा से सार्कोमियर में, जब तंत्रिकीय प्रेरणा जब होता है तो सार्कोमियर में एक बार सेतु बंध बनकर पेशी तंतु थोड़ा सा संकुचन कर देती है, जो कि सामान्य अवस्था में पेशी की फड़कन कहलाती है, मसल ट्विच कहलाती है। जब काम बहुत ज़्यादा करते हैं या कसरत बहुत ज़्यादा करते हैं तो ऊर्जा का व्यय भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे एटीपी क्या होता है, एटीपी जो होता है वो एडीपी में बदल जाता है, जिसके लिए क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तेजी से लगता है, जिसके फेफड़े उतनी शीघ्रता से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है। देखो क्या होगा, बहुत ज़्यादा काम करते हैं या बहुत ज़्यादा हम लोग कसरत करते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा थकान होता है। थकान होने से क्या होता है, एटीपी मतलब ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो गया हम लोगों का, तो एटीपी जो हम लोग का ऊर्जा संचित होता है एटीपी वो एडीपी में चेंज हो जाता है, तो जिसको हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, तो जो हमारा फेफड़ा होता है वो सेटिस्फाइड मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को उतना का वो नहीं दे पाता है, उतनी आपूर्ति नहीं कर पाता है। तो जो ग्लूकोज होता है उसका विघटन होता है अपूर्ण, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। जब ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनने लगता है और हमारी जो सांसें होती हैं वो फूलने लगती है। ठीक है, हार्ट ब्रीथिंग जो होता है वो होने लगता है। इस समय सामान्य अवस्था के अनुपात में ऑक्सीजन की खपत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी ऑक्सीजन के अतिरिक्त खपत को ऑक्सीजन रीढ़ कहते हैं। ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा खपत होना के क्या कहते हैं, ऑक्सीजन रीढ़ कहते हैं। भारी मेहनत या व्यायाम के बाद काफ़ी देर तक हम ऊर्जा का हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेकर रीढ़ को चुकता करते हैं। इस क्रम में लिए गए ऑक्सीजन का उपयोग जो होता है वो लैक्टिक अम्ल बनने के लिए पायरुविक अम्ल के विघटन के फलस्वरूप एटीपी का उत्पादन क्रम में निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, मतलब एडीपी प्लस आईपी प्लस एनर्जी जो होता है उससे एटीपी का निर्माण होता है। यदि पेशियों के संकुचन के लिए लगातार आवेग प्राप्त होता है, जब पेशियों में संकुचन होता है तो लगातार जब आवेग प्राप्त होता है तो ये संकुचित होते होते अचानक संकुचित होना बंद कर देते हैं या धीरे धीरे संकुचित होते हैं और बाद में लैक्टिक अम्ल के अधिक मात्रा में जमाव के कारण संकुचन हो ही नहीं पाता। इस स्थिति को थकावट या थकान कहते हैं। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, थकावट या थकान कहते हैं। पेशियों के स्थायी संकुचन से उत्पन्न होने वाली अवस्था क्या कहलाती है, टिटेनस कहलाती है। ये क्या होता है, कई बार लगातार पैदा होने वाले जो आवेग होते हैं उनके संलयन से पैदा होते हैं। सही मायने में अगर देखेंगे तो पेशियों में जो संकुचन होता है वो किसके माध्यम से होता है, आवेग स्थायी रूप से पैदा होते हैं। जब पेशियां स्थायी रूप से संकुचित रह जाती हैं, मतलब स्थिर हो जाती है संकुचित, तो तंत्रिकीय नियंत्रण के एक अभाव के कारण यह स्थिति की प्राणी की इच्छा होने पर भी पेशियां संकुचित नहीं कर पाती हैं और ऐसी स्थिति में पेशी को अशक्त या अशक्तता मतलब पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है, लाल और सफ़ेद पेशियां तथा इनकी गति में भूमिका। अब दो प्रकार की और पेशियां पाई जाती है जिसको रेड मसल्स और वाइट मसल्स कहते हैं। इनमें जो हमारा गति होता है, मूवमेंट होता है, उसमें क्या भूमिका होती है। इसको ऐच्छिक पेशियों को उनके रंगों के आधार पर लाल पेशियों और श्वेत पेशियों में विभाजित किया गया है। लाल पेशियां जो होती हैं वो देखने में लाल रंग की दिखाई देती हैं और श्वेत पेशियों की तुलना में क्या होती है, पतली होती है। इनमें संकुचन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है। धीमी पेशी तंतु भी कहा जाता है, इसलिए क्या बोला जाता है, धीमी पेशी तंतु भी कहा जाता है। लाल पेशियां जो होती है मायोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है और लोह युक्त प्रोटीन की बनी होती है। मायोग्लोबिन में जो लोह उपस्थित होता है इसे ऑक्सीजन के प्रति बंधुता का गुण प्रदान करती है, इसलिए मायोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को ऑक्सीमायोग्लोबिन के रूप में बंधित करके संचित करता है तथा पेशी के संकुचन के समय में जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो उसे मुक्त कर देता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अन्य पेशी तंतुओं की तुलना में अधिक होती है। ऑक्सीमायोग्लोबिन तथा तंतु कोशिकाओं में अत्यधिक माइटोकॉन्ड्रिया होने के कारण लाल पेशी में तीव्र दर से श्वसन की क्षमता होती है।
इस स्थिति के कारण लाल पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का जमाव जो होता है संकुचन के समय नहीं होता है, फलतः ये बिना थके हुए बहुत देर तक संकुचित हो जाते हैं। जब बहुत देर क्या होता है, ये जब थके नहीं होते तो बहुत देर में संकुचित हो जाते हैं तथा दीर्घ अवधि तथा धीमी गति से क्रियाशील रहते हैं। पीठ की पेशियां जो होती है लाल पेशियों का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जा सकती है, क्योंकि ये हमें लंबे समय तक पीठ को सीधा रखने में मदद करती है। पक्षियों में गिद्ध, चील आदि के डेने में पाई जाती है, जो काफी लंबे समय तक पाल के समान डेने को फैलाकर आकाश में उड़ते रहने का क्षमता देता है। फिर है सफेद पेशियां, ऐसी पेशियां जो मायोग्लोबिन रहित होती है, लाल रंग के बदले श्वेत रंग की दिखाई देती है, सफेद पेशियां कहलाती है। ये पतली होती है, इसलिए तीव्र क्रियाशील होती है, इसलिए इसमें काफ़ी कम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। ऐसे पेशियों में ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है, अतः यह कार्य करते समय ऊर्जा के लिए मुख्यतः अनऑक्सी ग्लाइकोलाइसिस पर निर्भर करते हैं। इस कारण कार्य करते समय इनमें लैक्टिक अम्ल का जमाव जो होता है वो तीव्रता से होता है और इस प्रकार की पेशियां जल्दी थक जाती है, अतः यह पेशियां जो होती है थोड़े देर के लिए तीव्रता से कार्य करती है। उदाहरण है हमारे नेत्र गोलक की पेशियां श्वेत तंतु की होती है, क्योंकि इनमें अल्प समय तक तीव्रता से कार्य करने की क्षमता होती है। घरेलू पक्षी गौरैया थोड़े थोड़े समय के लिए तीव्र गति से उड़ती है, अतः इनमें उड़ान पेशियां पूर्णतः श्वेत तंतु की बनी होती है। लाल पेशी और श्वेत पेशी में अंतर पूछा जाता है, तो लाल पेशी लाल रंग की होती है और श्वेत पेशी श्वेत रंग की होती है। इसमें लाल पेशी में मायोग्लोबिन नामक लौह प्रोटीन पाया जाता है, जबकि श्वेत पेशियों में अनुपस्थित होता है। लाल पेशी जो होता है तंतु के अपेक्षाकृत पतले होते हैं, ये मोटे होते हैं। लाल पेशी में क्या होता है, आकुंचन दर धीमा होता है, जबकि श्वेत पेशियों में आकुंचन दर तीव्र होता है। लाल पेशियों में मायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इन पेशियों में ऑक्सीजन संचयन की क्षमता होती है, जबकि श्वेत पेशियों में अभाव होता है, क्योंकि इनमें कोशिकाओं में मायोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। पेशी संकुचन के चरणों का अगर सारांश देखेंगे तो किस प्रकार का होता है। उत्तेजना जो होता है तंत्रिकीय आवेगों का उदय होता है, फिर है न्यूरोपेशी संधि द्वारा। तीसरा है चालान एक्सॉन के द्वारा एसिटोकोलिन छोड़ा जाता है, जो कि तंत्रिका और पेशी के रिक्त स्थानों में विसरित होता है। तीसरा है एसिटोकोलिन जो होता है वो सार्कोलेमा को विध्रुवित करता है, डिपोलराइज करता है। इसको एसिटिल कोलिन एस्टेरेज द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है। फिर है पेशी तंतु में टी नलिका और जेड रेखा द्वारा सक्रिय विभव का चारों तरफ प्रसारण होता है। फिर है विद्युत विध्रुवीकरण सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पारगम्यता को प्रभावित करता है तथा इस कारण से प्लाज्मिक रेटिकुलम से Ca+ आयन मुक्त होकर पेशीय तंतु के कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। फिर है कैट+ आयन जो होता है, कैल्शियम+ आयन जो होता है ट्रोपोनिन से जुड़कर ट्रोपोमायोसिन बना लेता है, जो ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के सक्रिय स्थल पर अनावरित हो जाते हैं। फिर संकुचन की क्रिया होती है। फिर नेक्स्ट है आपका एटीपी जो होता है मेरोमायोसिन के सिल्क से जुड़कर एडीपी अकार्बनिक फास्फेट आईपी में बदल जाता है। अकार्बनिक फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट में जो जल अपघटित करता है। इस क्रिया में ऊर्जा निकलती है और यह जो ऊर्जा होती है शीर्ष में उच्च ऊर्जा अवस्था में उत्पन्न करता है। इस क्रिया में एंजाइम जो होता है एटीपेज कैल्शियम+ और मैग्नीशियम+ आयन की उपस्थिति में उत्प्रेरक का कार्य करती है। ऊर्जाकृत शीर्ष सीधा होकर एक्टिन के सक्रिय स्थल से जुड़कर क्रॉस सेतु का निर्माण करती है। फिर है आपका अब शीर्ष के द्वारा एडीपी एवं अकार्बनिक फास्फेट मुक्त किया जाता है और वह अपने निम्न ऊर्जा स्तर की स्थिति में पहुंचकर विश्रांत हो जाता है। इसके सार्कोमियस के केंद्र से एक्टिन जो होता है वो मायोतंतु को खींचती है और छोटी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका कि एटीपी जो होती है वो शीर्ष से जुड़ती है और शीर्ष को एक्टिन मायोतंतु से पृथक कर देती है। फिर है संकुचन की उपरोक्त 4 अवस्थाओं के कई बार पुनरावृत्ति होती है, जिसके फलस्वरूप संकुचन के समय पतले मायोतंतु जो होते हैं वो अंदर की ओर ढकेले जाते हैं। फिर है विश्रामावस्था आ जाता है। नेक्स्ट है आपका अब एटीपी से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसके कारण क्या होता है सक्रिय अभिगमन की क्रिया होती है, जिसमें Ca+ आयन का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में शीघ्रता से गमन करते हैं। फिर है 13 ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन युग्म पीछे जाकर एक्टिन के सक्रिय स्थल से ढकते हैं। फिर है पतले मायोतंतु वापस में अपनी विश्रामावस्था स्थिति में आ जाते हैं। अब पेशी क्या होती है शांत हो जाती है। फिर है विश्रामावस्था के समय सार्कोलेमा सामान्य अथवा पुनर्ध्रुवित हो जाती है तथा सोडियम पोटेशियम आदान प्रदान पंप पुनः कार्य करना प्रारंभ कर देती है। फिर है 16 अत्यधिक पेशीय संकुचन की क्रिया में पेशी तंतु जो होते हैं ऑक्सीजन ऋण की क्रिया करने लगती है तथा लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण पेशीय संकुचन की क्रिया जो होती है रुक जाती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक कंकाल तंत्र, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।